हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th जो हमारा ज्योग्राफी है, भारत, लोग और व्यवस्था। इसके अध्याय नंबर 5, शीर्षक का नाम है भू संसाधन और कृषि। पाठ के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये आशा और विश्वास रखते हैं कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन को फिर से देखने की ज़रूरत नहीं होगी, इस कदर आप समझेंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपने वीडियो देखा है, तो आशा है कि आप अगर देखे होंगे ध्यान से तो सारे क्वेश्चन एक बार में ही समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा समय न लेकर के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन 1 क्या कहता, सुनना। उर्वर मृदा से क्या अभिप्राय है? प्रश्न क्या कहा आपसे कि उर्वर मृदा किसे कहते हैं? यानी वैसी मृदा जो ज्यादा उपजाऊ हो, पौधे के वृद्धि विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व की आवश्यकता है, ये सारे पोषक तत्व इसमें अगर मिल रहे हो तो उसको उर्वर मृदा कहेंगे। ठीक है, उर्वर का मतलब उपजाऊ। तो कौन मृदा? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, पौधे के वृद्धि विकास के लिए जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना, ये सारे पोषक तत्व अगर उसमें मिल रहे हैं ना, तो वो मृदा ज्यादा उर्वर होती है और इसकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा होती है। अगर उस मृदा में अगर कोई फसल लगाओगे तो वो तुम्हें ज्यादा उत्पादन देगी। तो समझ जाना ये उर्वर मृदा है। कोई डाउट? ऐसा है, क्लियर एक हो गया। चलते हैं 2 नंबर। मृदा की उर्वरता समाप्त होने के क्या कारण है? जैसे देखिए, मिट्टी में स्वतः उर्वरता आती रहती है। पहले के समय में क्या होता था कि खेत को एक दो दिन, मतलब 1-2 महीने या 1 साल 2 साल छोड़ दिया जाता था। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है ना, वह खुद ब खुद आ जाती थी, मिट्टी उपजाऊ होती थी। इसका मतलब है कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति कमती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके कई कारण हैं। जैसे नंबर 1, मान लो एक ही खेत में अगर एक ही रंग का फसल तुम जब लगाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। समझ में आई बात? नहीं समझे? ऐसे समझिए, मालिक किसी पादप के वृद्धि विकास के लिए जो पोषक तत्व चाहिए मिट्टी में पर्याप्त है। कुल 16 प्रकार के पोषक तत्व हैं, ये मिट्टी में उपलब्ध है। अब इनमें से मान लीजिए आप अगर गेहूं लगाते हैं तो गेहूं को जो पोषक तत्व चाहिए वो ले लिया, फिर गेहूं लगाएंगे तो जो बचा हुआ था उसको ले लिया, फिर जो लगाएंगे फिर जो बचा हुआ था वो भी ले लेंगे। तो धीरे धीरे इसकी पोषकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो बचा हुआ है तो वो है, लेकिन गेहूं के उत्पादन के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो कम हो गया। यानी एक ही प्रकार की अगर बार बार फसल लगाएंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। नंबर 2 है अधिक सिंचाई के कारण। अधिक सिंचाई जब आप करते हैं तो भी उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तीसरा है पशुचारण करने से भी उसकी उर्वरा शक्ति कम जाती है। या मान लीजिए जो मृदा में वो क्या कहते हैं उसको, छैवान पत्तियां हैं, अगर आप वो पत्तियां नहीं गिरती है जिसके कारण उसमें ह्यूमस नहीं बनता है, तो इससे भी उसकी उर्वरा शक्ति कम जाती है। तो मृदा की उर्वरा शक्ति कमने के पीछे का क्या रीजन है? तो सबसे पहला उसमें है कि एक ही प्रकार के हम लोग फसल लगाते हैं, अधिक सिंचाई करते हैं, वन कटाई हो गई, छैवान पत्तियां गिरती नहीं है। और तीसरा कारण है मृदा अपर्दन, क्योंकि मिट्टी की जो सबसे ऊपर की मृदा होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर वो बह धा करके चली जाएगी तो मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। तो अभी पढ़ रहे थे आप किसी भी मृदा के उपजाऊपन के कम होने के क्या क्या कारण थे। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन कह रहा आपसे 3 नंबर, पीने के जल की व्यवस्था के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? देखिए, सरकार ये कहती है कि आप चाहे जहां भी रहें, पानी जो पीजिए ना, बिल्कुल स्वच्छ पानी पीजिए। तो इसके लिए सरकार भी योजना बना रही है और कदम उठा रही है। जैसे अगर कोई मान लीजिए गांव में लोग रह रहे हैं तो उसके लिए एक योजना है त्वरित ग्राम जल पूर्ति योजना। त्वरित ग्राम जल पूर्ति योजना। लेकिन अगर वही कोई शहर में रह रहा है तो राष्ट्रीय जल मिशन है। ठीक है ना, याद रखेंगे, उसके लिए राष्ट्रीय जल मिशन है। इससे भी क्या है कि इससे
शहर के लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध पानी पीने की क्या योजना? तो पहला है त्वरित ग्राम जल पूर्ति योजना, दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन योजना। इन दोनों के माध्यम से गांव और शहर दोनों को शुद्ध जल देने की व्यवस्था की गई है। ऐसा है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, लौह खनिज क्या होते हैं भाई? अरे भाई देखिए, खनिज किसको कहते हैं? हम लोग पढ़े थे कि धरातल में जाइए, चट्टाने हैं, जिन चट्टाने से धातु की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं हम लोग खनिज। अब वैसे खनिज जिनसे ज्यादा मात्रा में लोहा की प्राप्ति हो जाए वो लोहे के खनिज कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते हैं हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, क्रोमोलाइट है, ये सब क्या है? लोहा के खनिज हैं जिससे लोहा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। और इसी ग्रुप में आता है क्रोमोनाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, लोहा, ये सब जो है ना लोहे के खनिज के ग्रुप में आते हैं, याद रखेंगे। ऐसे लोहा का मूल खनिज है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और क्रोमोलाइट, लेकिन ये सब भी लोहे के खनिज के ग्रुप है। तो हम आशा रखते हैं आपको 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत क्या? एक बार हाथ उठा के बताइए तो सारे बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। जीविका के प्राकृतिक साधन क्या है? देखिए, जीविका का मतलब क्या? अरे जहां से आप भोजन ग्रहण करते हैं, जहां से आपको भोजन मिलता है ना, तो वो जीविका के साधन है। इस जीविका के साधन में ना 2 चीज है। इस जीविका के साधन में 2 चीज है। नंबर 1 है प्राकृतिक साधन में पेड़ पौधे। देखिए, पेड़ पौधे हमें बहुत तरह के ना क्या दे रहे हैं? जीविका दे रही है। जैसे आप समझिए कि वह हमें फल देती है, सब्जियां देती है, अनाज देती है। तो ये हमारे जीविका का एक साधन है, प्राकृतिक साधन में पौधे। इसी तरह से पशु भी जीविका की एक साधन है। पशु से भी हम लोग जीविका प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ पशु हमें मांस देती है, कोई मतलब अंडे देती है, कोई हमें क्या देती है, उसको दूध देती है। तो इस तरह से जीविका के ये सब साधन है। कौन कौन साधन है भाई? तो पहला साधन है हमारी, बोलो, पौधे, और दूसरा पशु। ये प्राकृतिक साधन, ये प्रकृति से हमको मिलती है। तो प्रश्न कह रहा है जीविका के प्राकृतिक साधन क्या है? तो जीविका के प्राकृतिक साधन में हमने देखा पौधे और जंतु, दोनों से हमें क्या क्या मिलता है लिख देना था। आशा है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? भाई संसाधन कौन होगा? हम आपके लिए एक संसाधन है, आप हमारे लिए एक संसाधन है। ये कलम हमारी एक संसाधन है, ये बोर्ड हमारे लिए एक संसाधन है, हम कुर्सी बेंच पर जो बैठते हैं वो हमारे लिए संसाधन। यानी वैसे पदार्थ जिससे हमें कहीं ना कहीं लाभ है, हमारे दैनिक जीवन में ना उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या मेरे भाई? संसाधन है। जैसे वन हमारे लिए एक संसाधन है, मिट्टी हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन है, हवा एक प्रकार का संसाधन है, ये कमीज हमारे लिए एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। तो आशा है संसाधन का मतलब वह पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो, संसाधन कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई, आगे चलते हैं। संसाधन की उपयोगिता किन कारकों पर निर्भर करती है? देखिए, संसाधन की जो उपयोगिता है ना वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, ध्यान देना। सबसे पहले है मानव की बुद्धिमत्ता। देखिए, मानव जितना ज्ञानी होगा ना, संसाधन उतना ही ज्यादा उपयोगी होता है। अब कहोगे नहीं समझे सर। अरे गौर करके देखो ना मेरे भाई, कोयला आज आई है क्या? कोयला तो करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर आई हुई थी, लेकिन क्या हुआ? उस समय हम उपयोग करना जानते थे? नहीं जानते थे। लेकिन जब हमारी बुद्धि का विकास हुआ तो हम कोयला का उपयोग करना सीखा, तो कोयला अब हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन बन गया। धरती में पेट्रोलियम का निर्माण आज से हुआ है? अरे करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। हमको ज्ञान नहीं था, उपयोग नहीं कर रहे थे, संसाधन नहीं था। जब ज्ञान बढ़ा है, हमने उपयोग करना सीखा, वो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। अर्थात मानव की बुद्धिमत्ता से हमारी संसाधन पर निर्भर करती है। आगे है मानवीय संस्कृति का विकास। अगर हम विकास नहीं करते नहीं तो क्या हमें उसकी जरूरत थी? पेट्रोलियम की क्या जरूरत, कोयले की क्या जरूरत? जंगल से कंदमूल खाइए, आराम से जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, हम लोग तेजी से विकास कर रहे हैं। यातायात के लिए गाड़ी चाहिए भाई,
तो उसके लिए तेल चाहिए, सामान बनाना है, साबुन शैम्पू, ये रेशा वाली धागा वाली हमको कपड़ा बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उद्योग, उसके बॉयलर को गर्म करना है, कोयला चाहिए, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जब हम मानव का विकास कर रहे हैं ना, तो हमें इन संसाधन की आवश्यकता होती है। तब बुद्धि से, आवश्यकता से, और जितनी हमारी ज्यादा आवश्यकता होगी उतनी ही ज्यादा हम लोग उपयोग करेंगे, अर्थात मानव के संख्या भी हमारी संसाधन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, यानी कि संसाधन की उपयोगिता में किनका किनका योगदान, तब मानव के बुद्धि, मानव की आवश्यकता, मानव के संख्या इत्यादि। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कृषि भूमि क्या है? देखिए आपसे पूछ रहा है भाई, देखिए कृषि भूमि क्या है। अब कोई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, बताइए, दिया पुता वाला पूछ देता है हम लोगों से। कृषि भूमि का मतलब होता है कि वैसी भूमि जेकरा में हम लोग खेती करते हैं। इस साल अगर नहीं किए हैं कोई बात नहीं है, पड़ती है तो पड़ती है, लेकिन हमने पिछले साल उसमें खेती किया था। अब 1 2 दिन 4 दिन अगर छोड़ देंगे तो थोड़ी व्यर्थ भूमि हो जाएगी, 1 साल छोड़ देंगे तो थोड़ी व्यर्थ हो जाएगी। तो वो क्या है, कृषि योग्य भूमि, यानी कि कृषि भूमि वैसी भूमि जिसमें हमने 1 2 साल पहले भी हमने खेती किया हो, तो ऐसी भूमि को कहते हैं कृषि योग्य भूमि। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आगे चलेंगे, क्या सुनिएगा, भारतीय कृषि के 3 मुख्य कार्य क्या है। देखिए इसको आप विशेषता भी कह सकते हैं। हमारी भारतीय कृषि के ना कुछ विशेषताएं हैं, याद रखेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो सबसे नंबर 1 भारतीय कृषि की क्या विशेषता है, यानी कार्य पूछ रहा है आपसे। पहले तो देखिए हमारे देश में कितना जनसंख्या है, 140 करोड़, कम नहीं है। तो इतनी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराती है, ये हमारी कृषि जनसंख्या की क्या है, विशेषता है। दूसरी हमारी कृषि की विशेषता है कि जितने भी उद्योग हैं उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, कच्चा जो उसका पदार्थ है तो वो उपलब्ध कराती है। और तीसरा हमारे देश में विदेशी मुद्रा लाने में भी क्या करती है, ये मदद करती है। देखिए हम लोग बहुत सारे चीज उत्पादन करके यहाँ से भेजते हैं, इतना आबादी है, सबको भरपेट भोजन देती है, उद्योग के लिए कच्चा माल देती है, फिर हम लोग यहाँ से भेजते हैं, जैसे मसाला है, चाय है, कॉफ़ी है ना, अनाज है, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, उसको भेजते हैं, कपड़ा है भेजते हैं। हमारे देश में इतना उत्पादन हो रहा है, हम लोग विदेश भेज रहे हैं। तो ये क्या हमारा है, कृषि की कुछ खासियत, यानी विशेषता या कार्य। कार्य कहे तो भी, विशेषता कहे तो भी, यही लिखेंगे। ठीक है, एनी डाउट? चलते हैं, बहुत अच्छी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सस्य गहनता से आप क्या समझते हैं। सस्य गहनता का मतलब होता है एक ऋतु, फसल लगाने की जो एक ऋतु होती है ना, उसको सस्य गहनता कहेंगे। जैसे देखिए हमारे यहाँ जून जुलाई होती है। अब जून जुलाई में ना क्या होता है कि हम लोग फसल की बुआई शुरू कर देते हैं, और वो फसल खरीफ फसल के नाम से जानी जाती है। इसको अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो ये जो एक अवधि है ना, कहां से, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक का जो एक अवधि है ना, इसको फसल लगाने की जो अवधि कहलाती है वो सस्य गहनता कहलाती है। ठीक है, यानी एक फसल लगाने की जो अवधि। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर अगर हम लोग नवंबर और दिसंबर वाला जो रबी फसल है, हाँ रे वो भी वही बात हुआ यार, नवंबर दिसंबर में लगाओ, फरवरी मार्च में काट लो, तो एक फसल लगाने की अवधि हुआ कि नहीं हुआ। इसी को तो उसको कहते हैं सस्य गहनता। समझ में आ गई होगी ना। चले आगे, ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोग ध्यान से सुनिए, कितना बढ़िया सब सुन रहा है ध्यान से। चलेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए हमारी जो फसल है ना, ऋतु के हिसाब नहीं, खाने के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हमारी फसलों को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अनाज वाली फसल और गैर अनाज वाली फसल। नहीं समझे बात को। देखिए जो हम लोग मूल रूप से मोटे अनाज की खाते हैं वो अनाज वाली फसल होती है, जिनमें चावल है और गेहूं है। मूल रूप से ये हमारे खाने के लिए प्रयोग में आती है, तो इसको कहते हैं हम लोग मोटे अनाज। इसके अलावा गैर फसल की अगर बात करेंगे, उसमें दलहन, तिलहन, सब्जी, रेशा, ये सारे फसल क्या है तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न।
यानी कि जो हम लोग खाने वाली फसल करते हैं, इसके अलावा अन्य फसल कर देते हैं। और अन्य फसल में आ जाता है जो मोटे अनाज है, दाल है, तिलहन है, सब्जी है, ये सब क्या है? गैर खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न तो वो भी है, खाते हम उसको भी है, लेकिन इसके अलावे और फसल होते हैं, जैसे रेशे वाली फसल हो गई आपको, कॉफी वाली फसल हो गई आपको, है ना, फल वाली हो गई। तो इसको हम लोग, तब फसलों को कितने भागों में? दो, एक हो गया खाद्यान्न, एक हो गया गैर खाद्यान्न। डाउट? आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कृषि ऋतुएं कितने हैं हमारे भारत में? अगर कृषि ऋतु की बात करें तो वो कुल 3 है। एक है खरीफ, एक है रबी और एक है जायद। तो लिखिएगा, भारत में कृषि ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक खरीफ का मौसम होता है, एक होती है रबी का मौसम, और एक होता है जायद का मौसम। ठीक है, कोई डाउट? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आगे, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं भाई? क्वेश्चन क्या कहा, देखो कितना बढ़िया लिखा है। प्राकृतिक संसाधन यानी वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलती है, कुछ मानव से मिलता है। देखिए ये कपड़ा ना, भले रेशा प्रकृति से मिला है, लेकिन इसको बनाने का, डिजाइनिंग करने का श्रेय मनुष्य को जाता है। मनुष्य अपनी कला कौशल से ये कपड़ा को इस तरह से डिजाइनिंग किया है जो हमारे पहनने में आरामदेह है। तो ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। लेकिन हवा को किसने बनाया? जल को किसने बनाया? मिट्टी को किसने बनाया? सूर्य को किसने बनाया? प्राकृतिक। तो इसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन, यानी जो प्रकृति से मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, अब आगे चलेंगे। देखिए नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या कहा आपसे? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका चक्रण संभव है, एक उपयोग के बाद उसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, कोयला तुम ले आओ, जला दो उसको, अब देखो उसका उपयोग होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन जल विद्युत की बात करेंगे तो हमारे जो गोमुख है वहां से गंगा निकलती है, वहां भागीरथी गंगा निकलती है। ये कहने की बात है कि हम लोग गंगा कहते हैं, वहां भागीरथी गंगा, हम तो उस मैटर पर है नहीं, बता रहे हैं आपको। वहां से चली उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए हमारे यहाँ 1425 किलोमीटर लगभग, नहीं सॉरी 2400 किलोमीटर लगभग गंगा हमारे यहाँ यात्रा करती है। और इस लंबी दूरी में अगर हम चाहें तो कम से कम 5 जगह तो हम लोग पनबिजली तैयार कर ही सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में एक बार लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश में लगा दीजिए, बिहार में लगा दीजिए, पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए, बांग्लादेश में लगा दीजिए। एक ही पानी से 5 जगह बिजली हो जाएगी। लेकिन एक कोयला से क्या 5 जगह जलाया जा सकता है क्या? नहीं जलाया जा सकता। यानी कहने का अर्थ है कि वैसे संसाधन जिसका हम लोग चक्रण कर सकते हैं, दोबारा दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग नवीकरणीय संसाधन। आगे है समाप्य और अपरिवर्तनीय संसाधन क्या है? देखिए असमाप्य माने जो संसाधन समाप्त नहीं होगा या अपरिवर्तनशील, जिसका बदलाव नहीं होगा, तो ऐसे संसाधन को कहते हैं असमाप्य। जैसे सूरज, सूरज की रोशनी समाप्त होने वाला है, और जिस दिन वो हो गया तो समझिए हम लोग भी हो जाएंगे, उसी के साथ निपट जाएंगे। नहीं निपट जाएंगे, क्यों? जब सूरज नहीं रहेगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो अनाज नहीं होगी, तो अनाज नहीं हो तो हम लोग खाएंगे क्या? आदमी को भमोर के खाएंगे का? आग सब खत्म हो जाएगा तब का खाएंगे भाई? पशु को, अब पशु कहाँ से खाएगी? पशु को रहेगा घास पत्ती तब ना खाएगा। समझ में आई बात? तो सूरज क्या है? एक असमाप्य संसाधन। पृथ्वी से हवा खत्म हो गई, क्या होगा? कुछ नहीं, जयराम जी की। तो कहने का अर्थ है ये क्या हमारा असमाप्य संसाधन है, समाप्त होने वाला संसाधन है। कोई डाउट? चलते हैं आगे। भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं। देखिए बड़ी बात है, हमारी भारत में कृषि है, यहाँ तक कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी कृषि की कुछ समस्याएं हैं। और क्या समस्या मेरे भाई जानते हो? सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में किसान भाई गरीब है, मानसून पर निर्भर है। देश में मानसून जब आती है ना, कृषि ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और जैसे कृषि ऋतु प्रारंभ होगी तो स्वाभाविक सी बात है, समझना कि कभी मानसून अगर अच्छा हो गया तो ठीक बात है भाई, चलो किसान के लिए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर ज्यादा हो गया, मानसून विस्फोट, बाढ़ की स्थिति। अगर कहीं सूखा हो गया तो सुखाड़ की स्थिति। दोनों में हमारे किसान भाई चले जाते हैं। इसीलिए कृषि की एक समस्या है मानसून के साथ जुआ।
दूसरी समस्या, हमारे किसान के पास ज्यादा पूंजी नहीं है, तो गरीबी तरीके से, माने पुराने तौर तरीके से ही अभी भी खेती कर रहे हैं, तो उत्पादन क्षमता हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब स्वाभाविक सी बात है, खेत में अगर मान लो सिंचाई करना है 5 बारी, आप कर रहे हैं 3 बारी। किसी खेत में प्रति, अगर बात हेक्टेयर की बात करें, मान लीजिए 1 क्विंटल अगर उर्वरक डालना है, आप डालते हैं 30 केजी प्रति हेक्टेयर, उत्पादन कहाँ से लोगे तुम भाई मेरे? तो उत्पादन तो कमेगा ही ना। ये किसके कारण है? हमारी किसान की गरीबता। और अगली समस्या है खेत का छोटा छोटा होना। भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है खेत का छोटा छोटा होना। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं। तो पहली समस्या खेत छोटा होना, मानसून के साथ जुआ, किसान की गरीबता इत्यादि भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। आगे है दालों के भोजन में क्या महत्व है। देखिए, भोजन खाने कभी गए हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग जाते हैं तो दाल बहुत खाते हैं, दाल देते जाइए खाते जाइए, बीच में भात रखिए और मतलब भात पर डालते जाइए, आप बस घिसते चलिए। अब बहुत आदमी भाते ज्यादा खाता है, दाल आर तो शायद लेता है कि नहीं लेता है पता नहीं, सब्जी यार मार देता है। दाल का क्या महत्व है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दाल में एक प्रकार है प्रोटीन। अब मानव जीवन के लिए प्रोटीन का बड़ा ही महत्व है, खास करके जो शाकाहारी लोग हैं ना, उनके लिए प्रोटीन का बड़ा महत्व है। तो दाल यानी कि भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता के लिए दाल हमारा भोजन का एक अभिन्न अंग है। इससे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बनी रहती है। क्लियर है? आपसे पूछ रहा था कि भोजन में दाल का क्या महत्व है, तो भोजन में प्रोटीन की उपलब्धता के लिए दाल का होना अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा। 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? अब हमारे देश में खरीफ फसल उगाई जाती है, कब से कब उगाई जाती है थोड़ा सोचो। तो हम लोग उगाते हैं उसको जून जुलाई में बोते हैं और उसको अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो जब ये काटते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या होता है भाई, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन फसल लगाते हैं? तो हम लोग ऐसी स्थिति में फसल लगाते हैं, नंबर 1 फसल है, उसका नाम है धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट और सारे हैं, लेकिन ये सब प्रमुख है, इसीलिए हमने प्रमुख फसलों का ही नाम रखा है। तो खरीफ फसल के प्रमुख फसल कौन कौन हो गए? तो गन्ना हो गया, जूट हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब प्रमुख फसलें हैं, धान प्रमुख फसलें हैं। कोई दिक्कत? अब लास्ट है और अंतिम, अरे वही तो लास्ट हुआ वही अंतिम हुआ बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं। रबी की ऋतु कौन सी है, यानी रबी फसल जो हमारे देश में उगाई जाती है उसका एक अवधि क्या है, सस्य गहनता क्या है? तो रबी फसल की अवधि जो है हमारी है कब से कब? तो अक्टूबर नवंबर से लेकर, या उसको नवंबर दिसंबर भी कह सकते हैं आप, नवंबर दिसंबर से लेकर के फरवरी और मार्च के बीच की जो अवधि है ना, वो कहलाती है हमारी रबी की ऋतु। ठीक है, रबी का। और ऐसे में हम लोग उगाते हैं कौन कौन चीज? तो तंबाकू उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, चना है, मटर है, ये सब रबी की प्रमुख फसलें हैं, आलू भी है। चलिए बहुत अच्छी। तो आशा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख रहे हैं लिखा हुआ है द इन, इसका मतलब है यहाँ पर अंत हो चुका है इसका, यानी अति लघुत्तरीय हम देख रहे थे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे थे तो आपकी धैर्यता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो बस इसी हाथ से 5 मित्रों को शेयर करिए, और अगर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। विशेष हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। फिर हमें विदा दीजिए, कल मिलते हैं आपके साथ फिर से नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।